हर कंपनी का पॉज बहुत अच्छा होता है। पॉज देने वाले 10,000 मिल जाएंगे आपको। आप 1 मिनट में पॉज ढूंढिए ग्रोसरी के लिए, सुपरमार्केट के लिए, नंबर गिनते गिनते शाम हो जाएगी सुबह से, आपको इतने मिल जाएंगे लाइन में। बिल्कुल। सबसे मैटर जो चीज़ करती है वो उसका MIS होता है। हाँ, मैटर जो चीज़ करती है वो MIS होता है। और बड़ी बड़ी दिक्कत की बात ये है कि पॉज के साथ जो लोग नए इनिशिएटर होते हैं उनको HO तो मिलता नहीं है, उनका सेंट्रल सिस्टम कहीं होता नहीं है, तो इस वजह से उनको MIS वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक सुपरमार्केट में कन्वर्ट करके आप कर रहे हैं इस बिज़नेस को, तो ऑब्वियसली आपका टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम को अगर टारगेट करना है तो ऑब्वियसली आपको प्राइस इतने रीजनेबल रखने होंगे कि कस्टमर आपकी चीज़ों को बाई करे। अगर आपको प्राइस रीजनेबल है, कस्टमर ऑब्वियसली परचेस कर रहा है, तो आपकी परचेस पावर एट द एंड बढ़ जाती है। नमस्ते भाई बहनों, मेरा नाम है आकाश, आपका किराना फ्रेंड। आज मैं लाया हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी से मिलाने। कुछ शब्दों में कहूँ, हालांकि कुछ शब्द तो इनके लिए सूटेबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है मेरे बताना, बट अगर कहूँ तो ये एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, फिर किराना में आए। अब जहाँ तक बात मालूम पड़ रही है, अब नेक्स्ट प्रेम जी बन सकते हैं, ये अब कुछ बचा नहीं है उसके आगे। मिलिए शाहिद जी से, जो कि हैं ज़ाफ़रान मेगा स्टोर के मालिक, पार्टनर, ऑपरेटर, रनर, सब कुछ कहें, मेन किराना वाले ज़ाफ़रान स्टोर के। और इनकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है कि इन्होंने कैसे दुकान को शुरू किया, इनका बैकग्राउंड क्या था। तो थोड़ा मज़ा आना ख़राब करते हुए अगर मैं बोलूँ, उससे अच्छा अगर इनके मुँह से सुने कि कैसे ज़ाफ़रान मेगा स्टोर शुरू कैसे हुआ, पहले अब कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, बताएं तो। एक्चुअली ज़ाफ़रान मेगा मार्ट की शुरुआत जो माइंड में पहली बार आया, ये कोरोना के 2 महीने बाद, अराउंड जून मंथ के अराउंड में माइंड में ये बात आई कि जब हम लोग यहाँ पर लोकली ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे नीडीज़ को, उस टाइम में ये एक आइडिया दिमाग में आया कि ये चीज़ एक ऐसी है जो कभी नहीं रुकने वाली। जब पूरी दुनिया रुक गई थी तब हमने सोचा कि और तो सब रुक गया है, ये नहीं रुकने वाला है। तो उस टाइम एक आप कह सकते हैं आपदा में अवसर तलाश करने वाला, तो हमको लगा कि इसके अंदर हम लोग आगे जा सकते हैं। और जो सोसाइटी लैक कर रही थी चीज़ों को लेकर, और हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए सिर्फ एक एज अ डोनर, एज अ सोशल वर्कर था, वो हम चाह रहे थे कि ट्रांसफॉर्म करें और अपनी सोसाइटी को इन्वॉल्व करें ऐसी किसी चीज़ में जो एक बिज़नेस भी हो, लोगों को जॉब दे सकें। और वो इंटेंशन के साथ में हमने ज़ाफ़रान को की नींव डाली। तो सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कही, जहाँ पे लोग, ये बात तो सही थी कि ग्रोसरी चल रहा था, बट उस टाइम पे दुकान शुरू करना, जहाँ की सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सोच अच्छी है, बट ये एग्जीक्यूशन तक कैसे लाया आपने? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्टी है। मैं आपको बताऊं, मेरा एक मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे एक्चुअली एक लोकल हिंदुस्तान यूनिलीवर के सेल्समैन तक पहुंचने में 20 दिन का टाइम लगा था। वो टाइम ही नहीं दे पा रहा था। टाइम भी अगर उसके पास रहा होगा तो उस टाइम 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए जो गाइडलाइंस थी और जो प्रिकॉशंस लोग ले रहे थे, उस वजह से किसी से मिल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोग APMC जाते थे तो APMC में एंट्री नहीं थी। अगर दिन भर वहाँ रुकना, अगर किसी तरह एंट्री मिल गई दिन भर रुकना है तो वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। सैनिटाइजेशन हर जगह चल रहा है, गाड़ी का सैनिटाइजेशन हो रहा है और हर जगह चेक पोस्ट लगे हुए हैं, पुलिस जाने नहीं दे रही है। तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट एक धुन थी कि बहुत जल्दी इसको किसी तरह करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम द डे जिस दिन से हमने सोचा कि इसको स्टार्ट करना है, उसके 2.5 मंथ में हमने उसको स्टार्ट कर दिया था। विद इन दैट टाइम रैक को अरेंज करना, वो कैसे हुआ मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, बट हमने उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जो आपने अभी बात कही, उस टाइम पे 2.5 महीने में शुरू करना, आज तो मैं जानता हूँ 6-6 महीने में दुकान शुरू नहीं कर पाते, आप उस टाइम में 2.5 महीने में शुरू करना बहुत बड़ी बात है। शाहिद जी, अगर मैं आपकी ये पहला दुकान था? हाँ बिल्कुल, पहला दुकान था। इससे पहले आप किस बिजनेस में थे? एक्चुअली हमारा बिजनेस मैं रिलेट करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ये हम लोग अगर मैं सादे शब्दों में कहूँ तो पावर प्लांट्स हो गए, स्टील प्लांट जहाँ बिजली बनाई जाती है और जहाँ पर स्टील की जो जनरली लोग सरिया जो इस्तेमाल करते हैं अपनी बिल्डिंग और घर को बनाने के लिए, उसके प्लांट्स के लिए हम लोग उनके लिए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम बनाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। तो ये हम 96 से हमारा ये बिज़नेस है एंड दैट इज़ रन बाय मी एंड माय फादर, बोथ आर देयर इन उस कंपनी में।
तो उस कंपनी के बाद फिर ये कोरोना में आके इस चीज़ में हमने कुछ डाइवर्सिफिकेशन तो बिल्कुल चाहिए था, लेकिन कोरोना में लगा कि इसको करना चाहिए, तो इस तरह से हम उस बिज़नेस से यहाँ तक आए। तो शाहिद जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि हमने शुरू किया किराना क्योंकि सोसाइटी में भी इम्पैक्ट करना था। तो शायद अगर हम हमारे यूएस के लिए आप कर पाएँ कि किराना जब एक खुलता है तो सोसाइटी में ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है? एक्चुअली देखिए, जहाँ हम लोग बैठे हैं, मुंब्रा में बैठे हैं, यहाँ पे एक्चुअली बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी ट्रेंड नहीं था। लोग हमारे यहाँ पर लो इनकम क्लास ज़्यादातर है, और ये लोग बाहर जाकर बाइंग नहीं कर सकते, इनके पास टाइम नहीं होता है घर के सारे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, और उसके साथ साथ वो एक हाई स्टैंडर्ड को अवेल भी करना चाहते हैं। तो उस गैप को मुंब्रा में देखते हुए हमने इसके बारे में इसको इस स्टैंडर्ड का बनाने की कोशिश की कि लोगों के लिए एक फील गुड मूवमेंट हो, और उसके एट द सेम टाइम एक प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में, एक रीज़नेबल प्राइस में लोगों तक पहुंचा सके। ये एक इसका सबसे पहला इंटेंशन ये था। दूसरा ये था कि लोकल एम्पावरमेंट, जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी को हम एज अ बिजनेसमैन क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई किसी को 10, 25, 50, 100 फैमिली को ब्रेड घर बैठे पहुंचाना जनरली पॉसिबल नहीं होता। इससे बेटर वे ये है कि आप उनको जॉब दे दीजिए, एंड स्पेशली लड़के तो फिर भी बाहर जाके जॉब कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ की जो वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात होती है, तो लड़कियाँ जो बड़ी जगह बाहर नहीं जा पाती, थोड़ा सा सोसाइटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं इस वजह से भी, तो हमने सोचा कि हम उनके पास चले जाते हैं ताकि उनको इजीली एक ब्रेड अर्नर के टाइप से उनको हम ग्रो कर सकें। तो इस तरह से सोसाइटी में हमने कोशिश की कि अपना एक कंट्रीब्यूशन इस तरीके से दें, और उसका ज़रिया ज़ाफ़रान बने। 2020 में शुरू की आपने दुकान और तब से बढ़िया चल रही है। मेरा एक सवाल है कि जब आप फर्स्ट जनरेशन स्टोर ओनर हैं, आप पहला रन कर रहे हैं, तो काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, जो कि हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पहली बार दुकान खोल रहे हैं, खोल चुके हैं या खोलना चाहते हैं। तो अगर आप पहली चीज़ बता पाएँ कि कौन सी सिंपल चैलेंजेस आपको लगता है आपने फेस किए, शायद वो बच सकते हैं फेस करने से, पहला एक वो। दूसरा कि कोई चीज़ अगर हौसला टूटे, क्योंकि आपकी ओपनिंग भी बड़ी तेज़ हुई, आपकी सक्सेस इंशाल्लाह ओवर टाइम और ग्रो होगी, बट क्या ये मैं अगर आपको बोलूँ कि किसी को आपको बोलना हो कि दुकान खोलनी है, चैलेंज है बट ओवरकम कैसे करना है, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो? ओवरकम चैलेंज को करने के लिए सबसे पहली चीज़ इस बिज़नेस में जो हमने समझा है इसको, कि इस बिज़नेस को आप अगर एक सुपरमार्केट में कन्वर्ट करके आप कर रहे हैं इस बिज़नेस को, तो ऑब्वियसली आपका टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम को अगर टारगेट करना है तो ऑब्वियसली आपको प्राइस इतने रीज़नेबल रखने होंगे कि कस्टमर आपकी चीज़ों को बाई करे। अगर आपको प्राइस रीज़नेबल है, कस्टमर ऑब्वियसली परचेस कर रहा है, तो आपकी परचेस पावर एट द एंड बढ़ जाती है। तो उसी फॉर्मूले पे वर्क करते हुए हम लोग इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, वर्कमैन की एफिशिएंसी को बढ़ाकर और ईआरपी को इन्हांस कर, ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन को, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देकर, तो इन सारी चीज़ों में कॉस्ट को कट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर को एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे सकें। यही एक इसके ऊपर पॉइंट होगा। जो ग्रॉसरी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ पिछले 3 सालों में, ग्रॉसरी इसी के इर्द गिर्द खेलती है, इसलिए कि हर कस्टमर आज उसको हर चीज़ की नॉलेज है। वो अपने साथ में एक डिवाइस लेके चल रहा है जो हर सेकंड उसको एक हर चीज़ का प्राइस बता रहा है। तो प्राइस पॉइंट बहुत मेन चीज़ होती है, ख़ास तौर से लो अर्निंग एरियाज़ में जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। प्राइस पॉइंट, और आप लो में जाइए चाहे हाई में जाइए, अल्टीमेटली वॉल्यूम का काम जहाँ पर है वहाँ पर अल्टीमेटली प्राइस ही खेलता है। एट द सेम टाइम क्वालिटी आपकी कंपैटिबल होना चाहिए आपके प्राइस के साथ में। तो ये एक सबसे मेन चीज़ इसके अंदर प्ले करती है। तो मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ कि अगर आप कुछ गलतियाँ जो आपने की या जो चैलेंज आपने फेस किए और आपको लगता है कि कोई नया दुकान शुरू करने जा रहा है जो वो सामने से फेस करेगा, अगर उनके बारे में कुछ बता पाएँ तो? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जिस एरिया में खोलने जा रहा है उसमें सबसे पहले वो ये करे कि पूरा सर्वे करे और अपने कस्टमर को समझे,
हम लोगों ने उस वक्त में बस खोलना था इस हिसाब से खोला। अदरवाइज आपके कस्टमर की बाइंग पावर क्या है, आपके लोकल विसिनिटी में जिसमें आप खोल रहे हैं 5 किलोमीटर के अंदर, उस विसिनिटी के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि रैक में जितनी ज़्यादा जगह जिस प्रोडक्ट को मिली है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट चल रहा है तभी इसको रैक में ज़्यादा जगह मिली है। तो ये चीज़ आप जाके आसपास के नियर बाय स्टोर्स में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जहाँ तक मालूमात की है FMCG, तो फिर भी एक मर्तबा मुझको लगता है कि समझ में आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते। हाँ, बॉम्बे से करीब सबर्ब में होने की वजह से हमारे साथ बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं। जैसे मेट्रो से हमने परचेस कर लिया, वहाँ हमारे पास बाउंडिंग नहीं होती कि आप इतने कैरेट लेंगे, इतना पेटी माल लेंगे तो ये आपको माल ये रेट में मिलेगा या वो मिलेगा। तो आप ट्राई भी थोड़े से कर सकते हैं। एकदम से 10 पेटी माल लाके लोग डंपिंग कर देते हैं। आपके जो कंपनी वाले हैं, सेल्समैन है, वो तो चाहता है कि उसका सेल हो और डंप कर दे, और इसमें आपकी इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को जो नियर सबर्ब हैं, उनके नियर मेट्रो हैं, उनके लिए तो उतना चैलेंज मुझे नहीं लगता, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये एक चैलेंज ज़रूर रहता है कि नए बायर को पता नहीं होता कि मुझे क्या प्रोडक्ट कितना लेना चाहिए। हो सकता है हमने भी ऐसा ही किया है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे ले लिए जिनको हमने अगले 6 महीने तक बेचा, वो तो अच्छी लकीली हमारे पास एक्सपायर नहीं, फ्रेश प्रोडक्ट थे, इस वजह से हम उसको अपने विद इन टाइम बेच पाए। अदरवाइज़ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसके अंदर। तो शायद जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के हिसाब से, वरना बहुत लोग फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट रख लेंगे या वो ऐसी चीज़ रख लेंगे जो शायद उन कस्टमर ना ले। तो इस चीज़ के लिए अगर कुछ मार्गदर्शन हो तो कैसे करेंगे? मैंने फिर कहा कि इसमें सबसे बड़ा मार्गदर्शन जो होगा वो आपका एरिया में आप सर्वे कीजिए, और सर्वे करके प्रोडक्ट्स को बाकायदा बहुत माइन्यूटली उसको, और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको देखिए कि जाके कि वो आज 6 पीस रखा हुआ है किसी के रैक में, किसी स्टोर के रैक में, तो क्या वो बढ़ के फिर 12 पीस हुआ है, या फिर वो 6 पीस ही मेंटेन कर रहा है, या उससे भी कम हो गया, 2 या 3 हो गया, तो उसको समझ में आता है कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें पहले देखने की हैं। बनिस्बत ये कि आप उस चीज़ को पहले ख़रीद लें, ख़रीद के आपने स्टॉक कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो इस वजह से आपकी इन्वेंट्री, जो नया बिजनेसमैन होता है, वो इस बिज़नेस में आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसको आती है वो हाई इन्वेंट्री, जो हाई कॉस्ट जो हो जाती है, उसकी इन्वेंट्री जो हो जाती है ना, वो उसको बहुत परेशान करती है। बिल्कुल सही कहा। आपने इसको कैसे झेला? मेरा असम्पशन है कि आपने भी ये गलती की होगी। बिल्कुल की है। तो आपने इसको अपने स्टोर में कैसे टैकल किया? मैंने कहा ना कि चूँकि मैं यहाँ पे मेट्रो के करीब था, तो मुंबई के करीब होने की वजह से मुझे जो आप बोल सकते हैं B2B सेलर्स मेट्रो हो गए, या बिग बास्केट बोल लीजिए, या और भी उड़ान वगैरह ये सब हैं, तो ये लोग बहुत इजीली और बहुत कम समय में, आज आपने ऑर्डर किया कल आपके यहाँ माल पहुँच जाता है। लेकिन यही बात अगर आप देखने जाइए, यहाँ से कोई नासिक में अगर बैठा है, तो अगर उसके पास ऐसा कोई B2B चैनल नहीं है, तो अल्टीमेटली वो मजबूर है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो प्रोडक्ट का, वो ला के, ऑब्वियसली आप नए हो, आपको पता नहीं है, डंप कर देगा वो फिर इन्वेंट्री आपकी फंस जाती है, फिर उसको निकालने में आपको बहुत परेशानी आती है। उसके लिए ओवरकम करने के लिए शुरुआत आप लो वैल्यू से ही कीजिए। किसी भी चीज़ के अगर प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, लो वैल्यू प्रोडक्ट, मीडियम रेंज तक जाइए। कोई अगर 3 प्रोडक्ट की रेंज है कि वो उसकी साइजेस ऐसी हैं कि वो 100 रुपये से लेके 500 के बीच में चलता है, तो आप 100 और 300 तक का रख लीजिए, 500 मत रखिए। और कस्टमर की डिमांड पर ध्यान रखिए। कस्टमर जो बोलता है आप एक रजिस्टर रखिए, अपने पास लिखते रहिए। नेक्स्ट टाइम जब आपका ऑर्डर लेने के लिए सेल्स वाला आ रहा है, ऑब्वियसली आप उसको हाई एंड भी, ठीक है भाई मेरे कस्टमर ये भी डिमांड कर रहा है, तो फिर आप उसके कुछ, वो भी बहुत नहीं कहूँगा कार्टन से ले आइए, आप 3 पीस 6 पीस रख के देखिए कस्टमर कैसे उसको, एक ही ने मांगा, आपने मंगा लिया, आपने एक ही के मंगाने पे अगर पूरा कार्टन मंगा लिया है तो भी वो गलत है। तो आप 3 पीस 6 पीस पे बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप जब बात करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से, वो जैसे ही आप बोलेंगे कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सीधे बोलेगा कि आप इतना लेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो एट दैट पॉइंट यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। आपको अपने कस्टमर को खुश रखने के लिए सस्ता भी देना है, और बैकएंड से आपको कोई मार्जिन भी नहीं मिल रहा है। तो आपको ये रिस्क लेना होगा कि आपको सेलेक्ट करना होगा कि मैं अगर 2000 SKUs रख रहा हूँ शुरू,
तो उस 2000 में से आपको मान के चलना होगा कि ये 500 प्रोडक्ट है जो मुझे कुछ नहीं देंगे और मुझे कमाना भी नहीं है इससे कुछ। मैं फिलहाल अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा हूँ। हो सकता है वो कस्टमर पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट को लेने आया था मेरे पास और उसकी वजह से उसने बाकी कुछ और बाइंग कर ली है, तो वो वहाँ मेरा मार्जिन बनेगा। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि कस्टमर की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, बहुत सारे किराना वाले या छोटे दुकान वाले समझते हैं कि हर जगह का डिस्काउंट ऑफर प्रोमो है, कस्टमर उसी के पीछे भागता है। तो मुझे याद है हमारी पहले से बात हुई है कि जब कस्टमर, क्या हमेशा प्रमोशन देने से कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज होती है, खुश होता है, या और कुछ भी इसमें इसके अराउंड रिवॉल्व होता है? नहीं, मैं देखता हूँ कि जो लो इनकम क्लास है ना, ये ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बट एट द सेम टाइम उसको कन्वीनियंस होना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं आसानी से एक्सेस कर पा रहा हूँ वहाँ तक, तो आपके यहाँ वो, अगर कोई यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसको कोई आपके उसी प्रोडक्ट का 2 रुपये कम में दे रहा है, तो आई डोंट सी कि लोग वहाँ तक जाते हैं। जैसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरी इस स्टोर के ऊपर 5 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं। आई डोंट सी दैट। बहुत मार्जिनल, बहुत, मतलब मैं बोल दूं कि अगर ओवरऑल में बोलूं तो मैं 1% की कंट्रीब्यूशन 5 किलोमीटर दूर का नहीं मानता। तो यही वजह है कि कस्टमर उतनी दूर से यहाँ तक नहीं आएगा। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस तो उसके लिए कंसर्न था, लेकिन प्राइस के साथ में उसने अपने कन्वीनियंस को देखा। तो कन्वीनियंस एक बहुत, इतने इस साइज के स्टोर्स में कन्वीनियंस मैटर करता है, और कस्टमर 2 रुपए के लिए कम से कम 2 किलोमीटर तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात तो आपने सही कही। इसमें अगर हम जैसे बात कर रहे हैं मुंबई ऐसे इलाके की, तो यहाँ पे छोटे स्टोर्स भी होंगे, आपके ऐसे बड़ा स्टोर भी होगा, और आज से 3-5 किलोमीटर दूर एक डीमार्ट, एक बड़ा स्टोर, रिलायंस ब्रांडेड स्टोर भी होगा, है ना? तो जब आपने ये डिसीजन लिया, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी अगले महीने ये नया स्टोर भी खोल रहे हैं, तो जब आपने ये डिसीजन लिया, स्टोर खोला और आप दूसरा भी खोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इन्फ्लुएंस कर रही होंगी इस फैक्टर को। तो आप कैसे ये स्टेप लेते हैं कि हम एक इलाके में डिस्पाइट इतना कंपटीशन होने के कैसे हम एक नया स्टोर खोलेंगे? एक्चुअली इसके अंदर बिल्कुल ये हमारा ये बिगिनिंग जो था, इसमें करते हुए इससे हम जो जितना पॉइंट्स अभी तक मैंने आपसे कहे, उससे हम लोग उभर के आए हैं। और हमारे पास एक बोल सकता हूँ कि टू बी वेरी प्राउडली बोल सकता हूँ कि एक हमारे पास लॉयल्टी कस्टमर, एक इतना तो हमारा सेल है ही कि हम लोग आ चुके हैं। तो वो चीज़ हम लोग वो हम अचीव कर पाए हैं अभी तक अपने कस्टमर को। सबसे पहला उनको कन्वीनियंस के लिए हमने सबसे पहले मुंब्रा में पहले हम थे जिन्होंने फ्री होम डिलीवरी स्टार्ट की। अच्छा। फ्री होम डिलीवरी बिल्कुल नहीं थी। हम फ्री होम डिलीवरी हमने लास्ट अभी फ्लैग लगाया था कि हमने पिछले 3 सालों में 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर डील किए हैं और 30,000 से ज़्यादा फ्री डिलीवरीज दी हैं। वाह। तो ये चीज़ें जो है हमने पिछले 3 साल में 3 years 3 लाख कस्टमर्स 30,000 फ्री होम डिलीवरीज। वाह, 3 लाख 30,000 डिलीवरीज 3 साल में, तो लगभग पकड़ लीजिए दिन की 300 तो हो गई। नहीं, दिन की 300 नहीं आती। 100। हाँ 100 होती है। सॉरी, मेरी तो मैथ्स खराब है। हाँ, नहीं एक्चुअली वो 30-35 ही आती है पर स्टोर। हाँ। तो उतनी डिलीवरीज हम और उस पर हमने टैग लगाया, प्राइस टैग इनिशियली लगाया 2,500 का। हाँ। उतनी बाइंग के ऊपर आपको होम डिलीवरी फ्री मिली। वाह, फिर भी आप अपनी होम डिलीवरी इतनी कर दे पाते हैं। वाह वाह, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब देना भूल गए कि जब हम इसको देखते हैं तो डिसीजन दूसरे स्टोर का तो एक फैक्टर हो गया। हाँ, जहाँ पे आपने बोल दिया एक्चुअली वो बात करते करते उस पॉइंट से रह गया। हाँ, उसमें एक्चुअली ये होता है कि अब जब हमने इतना अचीव किया है तो अब इसके आगे कैसे जाना है। इसके आगे जाने के लिए ऑब्वियसली कन्वीनियंस सेकेंडरी हो गया, प्राइस पॉइंट हमारा मेन फोकस है। प्राइस पॉइंट फोकस करने के लिए आपको किसी भी हाल में आपका कॉम्पिटिटर आज की डेट में लोकल किराना वाला जो था वो कॉम्पिटिटर आपका अभी फिलहाल इस कंडीशन में जितने कस्टमर आपने बना लिए यहाँ तक तो अब वो पॉइंट नहीं रहा। इससे ऊपर आपको जाने के लिए जब आपका कस्टमर आपको एज अ ब्रांड कंसीडर करने लगा तो आपसे एक्सपेक्टेशन रखने लगा कि आप कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स के आसपास कहीं नज़र आएँ। वो ये डिसीजन ले सके कि मैं डीमार्ट जाऊंगा तो मेरा आधा दिन का टाइम जाएगा, आने जाने का मेरा 100-200 रुपया हमारा पैसा लगेगा और ऑब्वियसली हर बार वो जा नहीं सकता। फिर वो चाहता है कि हम उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ओवरऑल जो बाइंग करे वो उसके एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद अगर उतने पे ला दे, मिटिगेट हो जाता है, ला देता है उस पॉइंट पे, तब आप मार्केट में आप उन कस्टमर्स को भी अपनी तरफ जो यहाँ से बाहर जाके बाइंग कर रहे हैं आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली हमको बल्क बाइंग करनी होगी और बल्क बाइंग तभी कर पाएंगे
बल्क बाइंग करने के बाद ही हम उस कॉस्ट के आसपास आ पाएंगे, ताकि हम बोल सकें कि हाँ भाई ठीक है। मैटर ऑफ ट्रूथ ये है कि ग्रॉसरी तो आज भी हम कॉम्पीट कर रहे हैं, ऑयल एंड ग्रॉसरी तो आज भी हमारा कंपटीशन नहीं है उनसे। ये बात कस्टमर को समझाने की ज़रूरत है। ऑयल एंड ग्रॉसरी में आज भी हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, दे आर स्टिल फार अहेड ऑफ अस 100%। तो ये चीज़ कस्टमर सिर्फ सस्ता है बोल के एक जो फोबिया क्रिएट हो गया, उस चीज़ से ओवरकम कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कॉन्फिडेंस उनमें ग्रो करना है। देन दे विल कम टू नो कि हाँ भाई ये पोजीशन यहाँ पर है। बिकॉज वो नहीं कैलकुलेट कर रहा है कि मैं अपने बास्केट में कितना % ग्रॉसरी एंड ऑयल ले रहा हूँ एंड कहाँ पे जाके एफएमसीजी कितना % में है। वो एफएमसीजी में तो उसको दिख रहा है इस पे इतना फ्री। टू बी वेरी एक बहुत अच्छा पॉइंट इसके अंदर ये देखने जैसा है कि अब जो मैं अपने लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, ये कस्टमर ये सोचने लगा है कि मैं जाता तो हूँ बड़े सुपरमार्केट में, लेकिन मैं लेने जाता हूँ 2000 की चीज़ और लेके आता हूँ 5000 की चीज़, जो मेरे बजट को गड़बड़ा हिला देता है। तो इसलिए थोड़ा सा उनके अंदर एक वो उसको अवॉइड करने का एक रीज़न, या फिर वो बार बार जा के थक चुका है, ये भी बोल सकता हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत सारे इन जगहों पे गैप्स दिखते हैं जिसको हम लोग फिल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली अल्टीमेटली प्राइस इज द पॉइंट। वो तो है, प्राइस भाव भगवान छे बोलते हैं लोग। बस तो हमने बात की अभी आपके नए स्टोर की। तो जैसे आप नया स्टोर खोल रहे हैं, अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप सीख चुके हैं जो आप नए स्टोर ओपनिंग में नहीं करेंगे, जो नया किराना खोलने जा रहा है उसको भी काम आ जाए? हाँ, जैसे अभी हमारे जो 2 एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, इसमें ओवरऑल हम लोग 3500 SKUs मेंटेन कर रहे हैं। आउट ऑफ विच जो हमने स्टडी किया वो हमारा सिस्टम बताता है कि ऑलमोस्ट 1000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्लो मूविंग और नॉन मूविंग और ज़ीरो सेल वाले हैं प्रोडक्ट। तो हम नए स्टोर में ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट को लेके जाएंगे नहीं। दूसरी चीज़, FMCG ओरिएंटेड हम लोग थे, नाउ वी आर शिफ्टिंग ईटरीज। लोग खाने की तरफ की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ग्रोसरीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्रोसरीज से रिलेटेड कुछ आपके आप फरसान बोलिए या स्नैकिंग बोलिए, स्नैकिंग बोलिए, हाँ। इन सारी चीज़ों के पीछे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो FMCG सेंट्रिक होने की बजाय विल गो विद दी वी आर नाउ मूविंग टू फूड सेंट्रिक। तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे लिए और जो एक चीज़ इसके अंदर काम करेगी वो ये है कि जैसे अब हमने आपको बताया ये इसके एम्बियंस जो है, तो हमने देखा कि कस्टमर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इवेलुएट उस वे में नहीं करता एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट एट द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़ा सा नुकसान भी देता ही है, परेशान करता है। सो इसमें हमने अगले स्टोर में फॉल सीलिंग नहीं की है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे उसके अंदर जो अननेसेसरी कॉस्ट को इन्वॉल्व करे, जिस चीज़ को कस्टमर रिकॉग्नाइज नहीं करता। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये चीज़ बहुत लोग नहीं जानते कि आपके दिमाग में मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि बहुत क्लियर है कि क्या करना है नहीं करना है। जैसे आपने फॉल सीलिंग की बात की, आई थिंक बहुत सारे कस्टमर्स नहीं जानते हैं। किराना वाले को समझना चाहिए कि फॉल सीलिंग घरों में दिखाने में बहुत अच्छी लगती है, बट एक किराना में जहाँ पे खाने का प्रोडक्ट बिक रहा है, ओपन हो सकता है या पैक्ड है, ये चूहे का घर है। अगर आप फॉल सीलिंग को रखोगे तो चांसेस हैं चूहा आएगा, चूहे के लिए अड्डा बनेगा और ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रोडक्ट्स में चूहा खाएगा। इसलिए अगर आप कोई ट्रेडिशनल वेल रन स्टोर देखो तो वो शायद फॉल सीलिंग नहीं करते। जैसे अभी इन्होंने कहा आप तो ये किराना एक्सपर्ट बन चुके हैं 2 दुकान के बाद, तो तीसरे में ये खुद भी फॉल सीलिंग नहीं डाल रहे। एक चीज़ आपने एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, 2 सवाल एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे। पहली चीज़ आपने बोली कि जो लर्निंग्स आपने बताई, आई थिंक सलूट चाहिए होता है किसी को ये बोलना कि भाई 3.5 में से मेरे 1000 नहीं चल रहे। बट क्या आपको लगता है कि ये जो 1000 नहीं चल रही है कस्टमर की नीड में है, या सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर सिर्फ 1,500 के लिए आता होगा? तो आप इसको बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे आपने पहले भी कहा था कि कुछ तो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं सिर्फ नाम के लिए होते हैं, बट रहना जरूरी है, नोवेल्टी वैल्यू हम कहते हैं इसको। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, हम उस तरह के प्रोडक्ट तो हम मेंटेन करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि प्रोडक्ट जो है, जैसे मैं म्यूनिस की बात करूँ, म्यूनिस एक नया ट्रेंड है जो नया न्यू जनरेशन यूज़ करती है। पुराने लोग तो 90% लोग ऑलमोस्ट जानते भी नहीं हैं उस चीज़ को। अब घर में जब नई जनरेशन ला ले रही है तो उनको पता चल रहा है कुछ व्हाइट कलर की कोई चटनी कुछ तो भी है। इस तरह की बात जनरली हम लोगों ने सुना है। हाँ। तो होता क्या है कि हमने एक प्रीमियम रखा हुआ, जैसे आपका हिंदुस्तानी यूनिलीवर का है, उसके साथ में हमने कोई एक मिड में जो
कुछ अच्छे प्रमोशन में आ रहा है, या एक आ रहा है बाय वन गेट वन में आ रहा है। तो हमने क्या किया है कि बाय वन गेट वन में भी 2 और हैं उसी में के। अच्छा, सो दैट इज मेकिंग दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आपके कस्टमर 3 टाइप के हैं। सो आप जो एक कस्टमर ऑलरेडी बाय वन गेट वन वाला है उसको आप 2 और ऑप्शन देके कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तो उस कंफ्यूजन में को दूर करने में हमारे वो कुछ 200-300 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उस कंफ्यूजन को दूर, जैसे हमारे पास पीनट बटर है। पीनट बटर बहुत सिलेक्टेड लोग ही लेने वाले हैं। सो व्हाई शुड वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीनट बटर्स और फॉर द सेम काइंड ऑफ थिंग कि बाय वन गेट वन पे है। सो दैट डजंट मेक सेंस। इस वजह से हमने उन प्रोडक्ट्स को फिर हटाने का फैसला किया है कि उन प्रोडक्ट नहीं होंगे हमारे। ये मतलब आपको 3 साल हुए हैं दुकान चलाते हुए, ऐसा लग रहा है मैं किसी से जिससे बात कर रहा हूँ उसकी 20 साल की रिटेल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। उनको क्या लगता है शेल्फ में माल भरा हुआ है, अच्छा लग रहा है, तो वो बट वो कभी स्पेस यूटिलाइजेशन को कंसिडर नहीं करते। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने बोला। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आपने अभी स्टोर के डेकोर को लेके बोला। एक स्टोर को बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आप ओवर द इयर्स लेके ब्रेक इवन में लेके जाते हो। शुरुआत में लोग ध्यान नहीं देते, बोलते हैं मेरा पहला स्टोर है, मैं चकाचक बनाऊंगा, लाइट यहाँ से लाएंगे, इटालियन मार्बल लगाएंगे, कर देंगे। Obviously, I gone through that. हाँ चलो गुजरा हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हम लोगों को बोलते हैं कि आपको इतनी महंगी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो लो प्राइस में कम्पीट कर रहे हो। और आपने अभी कहा, तो अब अगर आपको पूछूं मोटा मोटी आपका अगर एक्सपीरियंस है, तो मैं नया दुकान सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पूरे स्टोर का डेकोर करना है, ठीक है, कुछ अगर 2 या 3 सिद्धांत आप बता सकते हैं हमारे कैमरा के यूज़र के लिए कि भाई ये इसको तो ऐसे करना, इसको ऐसे करना, ताकि तेरा पैसा जो है मेन इसमें बने, तो क्या आप कहेंगे? अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को रिलेट कर रहे हैं इसमें, हाँ। तो मेरा बिल्कुल कहना यह है कि लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो में आप चीज़ों को डिज़ाइन करिए कि आपके रैक्स जो हों वो बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली मैं कलर्स को लेकर शुरू से बात करता हूँ कि आपकी फ्लोरिंग अगर है तो फ्लोरिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, ये कलर लगा दूँ, वो लगा दूँ, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं देखता है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, मेरा जो फर्स्ट स्टोर था दैट आई रेंटेड इनिशियली, तो उस स्टोर में 6 दुकानें थी, उसको हमने बीच बीच में से वॉल्स को हटा के और फिर उसको हमने बनाया। तो 6 दुकान में से 3 तो एक जैसी थी, बाकी 3 जो थी अलग अलग थी, उन्होंने अपने हिसाब से फ्लोरिंग कर रखी थी, तो हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, खाली बीच बीच में जहाँ से वॉल्स तोड़ी वहाँ पर नीचे कुछ मार्बल वगैरह लगा दिया। एंड वो मल्टी कलर है, बट आज तक किसी कस्टमर ने नहीं बोला कि यार ये अच्छी नहीं लग रही मल्टी कलर है। तो मेरा कहना ये है, किसी भी ग्रॉसर को अगर वो इनिशिएट करना चाहता है तो एम्बियंस के ऊपर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करें। हाँ, गंदगी नहीं रहे, आपका स्टोर कस्टमर आए तो उसको गंदा ना दिखे। वॉल पे आप नॉर्मल पेंट कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा, इसलिए कि आपकी तो पूरी दुकान रैक से ढक जाएगी, तो उसको कस्टमर को क्या नज़र आने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एम्बियंस पे कम से कम ध्यान दीजिए। एक्सेसिबिलिटी, अगर आपके पास हाइट ज़्यादा है तो रैक के ऊपर स्टोरेज का बहुत ही बढ़िया। अपना रैक के ऊपर आपका कस्टमर मैक्सिमम अगर लेगा तो आप मान के चलिए कि 5 फीट पे आपने रैक को फाइनल सेट किया है, 6 फीट तक का प्रोडक्ट वो आराम से ले पाएगा। इसके ऊपर की जगह बचती है तो आप अलग से शेल्फिंग करवा के उसको अपने जो लाइट वेट आइटम्स है स्टोरेज बना लीजिए, ताकि आपके जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उसको आप ऊपर स्टोर कर सके। ख़त्म हुआ तो आपको स्टॉक आउट आप एकदम अचानक नहीं हो जाए, इसके लिए आप उसको कर सकते हैं। बाकी रैकिंग के लिए रैक कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपनी की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको खुद आके दुकान पे फिट करके चली जाएंगे। इसमें आप बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आजकल तो एकदम ओपन वर्ल्ड है। एक जगह सर्च करेंगे तो कम से कम 100 वेंडर्स मिल जाएंगे उसके। अब थोड़ा मैं एक स्टेप, जैसे बहुत सारी बातें की कि आपने ये किराना रन कैसे किया। अब मैं अगर आपको ये पूछूं कि अगर मैं एक नया किराना वाला हूँ, मैं स्टोर अगले साल, सबकी तीसरी खुल रही है, मेरी पहले खुल रही है, क्या चीज़ें मुझे ऑन द ग्राउंड सीखनी चाहिए रह के, और क्या चीज़ें मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ तो आप खुद नहीं कर सकते। अभी आदमी को खुद समझना कि हर चीज़ वो खुद नहीं कर सकता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बताएंगे कि कोई चीज़ जो कोर इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से है, क्योंकि आपने तो 1, 2, तीसरे का भी जर्नी कर रहे हैं, तो वो क्या होंगी? देखिए, जो आपको एज अ ओनर, जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगिनर हैं, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको परचेज अपने पास रखनी है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, सर्विस, आपकी जो सर्विस है
उस पर आपको बहुत कोर ध्यान देना है कि आपका कस्टमर किस हद तक आपसे सेटिस्फाइड है, किस हद तक डिससेटिस्फाइड है, आपकी किन चीज़ों को वो चाहता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, और कौन सी चीज़ें वो अप्रिशिएट करता है कि ये ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। परचेज ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं होगा तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किसको स्विच करना है, कहाँ जाना है। दूसरी चीज़, डे वाइज सेल क्या हो रहा है, एटलीस्ट एनालाइज 15 डेज में एक बार एनालाइज करिए आपकी क्या प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है और क्या सेल नहीं हो रहा है। अगर उसको एनालाइज आप कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत अपने वेंडर से अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, दो चीज़ जो मैं कहूँगा कि एक तो बाइंग आपके पास होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपकी सेल पे नज़र आपकी होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और तीसरी चीज़, दो पॉइंट मैंने कहा, तीसरा पॉइंट ये है कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपसे और कहाँ कहाँ आपको ओवरकम करने की या उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली कस्टमर ही सब कुछ है। हाँ, कस्टमर इज किंग हम कहते हैं। तो ये हो गई बात किराना की, आपके रनिंग की, और थोड़ा अब आते हैं टुवर्ड्स फ्यूचर आउटलुक। जो आपका इस दुकान को देख के, अब आप तीसरी दुकान अगले महीने शुरू करेंगे, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आज मैं शाहिद जी, आपने आपको 3 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं किराना के इसमें? देखिए, 3 साल बाद ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में मैं होगी, आपको बताऊंगा। बट 10वें स्टोर पे कि 30वें स्टोर पे? नहीं, मैं इस चीज़ में, देखिए, मैं बिलीव इस चीज़ में करता हूँ कि 10 स्टोर मैं तब करूँगा, 10 मेरे लिए 3 स्टोर जो होगा ना, ये कॉपी पेस्ट पैटर्न बनेगा। तो ऑब्वियसली मैं कुछ सॉफ्टवेयर को लेके लास्ट 1 ईयर और सो स्ट्रगल करता रहा। नाउ वी हैव ओवरकम ऑल दो चैलेंजेस। इससे पहले कि मैं नए स्टोर्स एक्सपैंड करूँगा, हाँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि 2028 में आप हमारे 15 से 20 स्टोर ज़रूर देखेंगे। एंड विद दैट, एटलीस्ट ईटरीज में आप ग्रॉसरी की अगर बात करें तो मोर देन 40% प्रोडक्ट मेरे प्राइवेट लेबलिंग के होंगे। वाह, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। मैं कह रहा हूँ, आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही आदमी से बात कर रहा हूँ जो 20 साल से रिटेल काम कर रहा है। नहीं, आज का ज़माना ऐसा है कि हर चीज़ आपके सामने है, आपको सर्च करते ढूंढते हुए आना चाहिए, तो आप उसको एनालाइज करते हैं। आपने दो बहुत अच्छी चीज़ कही मेरे को मैं चाहता हूँ उसमें प्रूव करने के लिए। मैं जैसे आपने सॉफ्टवेयर के स्ट्रगल के बारे में बात किया, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको कंपनी का नाम ले, बट अगर कंपनी चूज़ करनी हो सॉफ्टवेयर के लिए नए स्टोर ओनर को, या दूसरी बार उसको सॉफ्टवेयर पहली बार लगाना है, तो क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़? क्योंकि आपने खुद ये स्ट्रगल किया है, बट मैं चाहूँगा आप कंपनी का नाम ना ले, क्योंकि शायद किसी के लिए अच्छी हो, किसी के लिए बुरी हो। ठीक है, नहीं, बिल्कुल आपको वैलिड पॉइंट है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली होती है, आप हर कंपनी का पॉज बहुत अच्छा होता है। पॉज देने वाले 10,000 मिल जाएंगे आपको। आप 1 मिनट में पॉज ढूंढिए ग्रॉसरी के लिए, सुपरमार्केट के लिए, नंबर गिनते गिनते शाम हो जाएगी सुबह से, आपको इतने मिल जाएंगे लाइन में। बिल्कुल। सबसे मैटर जो चीज़ करती है वो उसका MIS होता है। मैटर जो चीज़ करती है वो MIS होता है। और बड़ी दिक्कत की बात ये है कि पॉज के साथ जो लोग नए इनिशिएटर होते हैं उनको HO तो मिलता नहीं है, उनका सेंट्रल सिस्टम कहीं होता नहीं है, तो इस वजह से उनको MIS वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। कस्टमर को जनरली ये करना चाहिए, बाइंग वाले को, कि भाई ठीक है, तू मुझे सॉफ्टवेयर 25,000 रुपये में दे रहा है ना, मैं तुझको 35,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे काइंड ऑफ MIS, कितना प्रोडक्ट मेरा बिक पा रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स एक्चुअली एक जगह पे मुझे मिलनी चाहिए। और अगर मुझे वो सॉफ्टवेयर नहीं दे पा रहा है तो मुझे इतना पता होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आज की डेट में किराना खोलने के पहले वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 3 महीने का कोर्स कर लेना चाहिए कि कम से कम अपनी रिपोर्ट्स को, अपने रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके एक्सेल में ले जाके कम से कम उसको कन्वर्ट करके देख सके। शुरू में हम लोगों ने जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जैसे आपने मना किया, और ठीक भी बात है कि नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उसको डाउनलोड किया बाकायदा, और डाउनलोड करके उसके रिजल्ट्स निकाले। आज अगर मैं उस चीज़ को नहीं बताना चाहता, वो हमारी इंटरनल ये होता है, डेटा होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा कौन सा कैटेगरी कितने % में प्ले करता है। ये मैं जब मेरा सॉफ्टवेयर मेरा सपोर्ट नहीं भी कर रहा था तब भी मैं जान रहा था कि मेरा कौन सा कैटेगरी मुझे कितना % सपोर्ट करता है। तो शायद जी आपने एक और चीज़ कही थी, प्राइवेट लेबल को लेकर। बहुत लोग इस चीज़ को लेकर संकोच में रहते हैं,
और आपकी ग्रोसरी फॉरवर्ड थिंकिंग मेरे हिसाब से भी सही है, क्योंकि हर आदमी जानता है पार्ले का एमआरपी कितना है, बट वो नहीं जानता कि कोलम वाड़ा कितने का आता है। तो किराना वाले के लिए, मैं भी कस्टमर हूँ, बट किराना वाले की जादुई चीज़ है ग्रोसरी है, क्योंकि वहाँ पे वो मार्जिन में खेल सकता है, क्वालिटी में खेल सकता है, इसमें खेल सकता है। तो पहला सवाल आई थिंक ये भी होता है कि लोग, छोटे किराना वाले, मैं बड़ों की नहीं बात करूँगा, बड़ों में तो बात अलग होती है। जैसे आपके भी स्टोर में मैं देखा हूँ ओपन ग्रोसरी बिक रही है, तो जब मैं क्लोज ग्रोसरी की पैकेट पूछता हूँ तो कस्टमर का रिसेप्शन लोगों ने कहा है कम आता है इन अ लो प्राइस लो अर्निंग मार्केट। तो क्या आपने इसको चैलेंज को फेस किया? नहीं, ग्रॉसरी अगर मैं इस सेंस में बोलता हूँ तो ऑब्वियसली कस्टमर कभी भी पैक चावल नहीं खरीदता है, वो पसंद नहीं करता। हमने रख के देखा, पसंद नहीं करता है वो कस्टमर। हमेशा उसको टच एंड फील वाला एक सेंस होता है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड चेंज होगा और अगले 5-7 सालों में लोग उसमें भी पैकेज को पसंद करेंगे, इसलिए कि जो अब जो जनरेशन आगे चल के खुद बाइंग करेगी, now they are in the age of 20 or 25, so next after 10 years when they will become 35 and they will run the house, उस टाइम पे वो लोग डेफिनेटली दे विल गो फॉर द कन्वीनियंस कि मुझे पैक मिला, क्या करूँ, उसको भरवाना है, 5 मिनट रुकना है, दे विल पिक एंड जस्ट डंप इन द बास्केट। उसमें एक और चीज, जैसे मेरे पिताजी चावल देख के बता दे चावल कैसा है, हाँ, हम तो आज वो नहीं कर पाते। तो ये चीज जो है ये आगे चल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली इट विल चेंज, बट करंटली यू कैन नॉट थिंक अबाउट दैट, बिकॉज हमने देखा है कि बिल्कुल भी कस्टमर पसंद नहीं करता है इस चीज़ को। इसमें और एक छोटी सी चीज़ जो आपने बोला था ना, कॉस्ट कट कैसे करना है, तो जैसे अभी हमारे ग्रोसरी के आपको बिन दिख रहे हैं, हाँ। अब नए स्टोर में आपको डायरेक्ट गनी दिखेगी। अरे वाह, डायरेक्ट गनी बैग ही हम एक्सपोज करेंगे, उससे कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि नहीं, फ्रेश तो है ही, लेकिन जो चीज़ मैंने उठा के फील किया है वही ब्रांड मुझे ये गोनी दिख रही है, वही गोनी मुझे मिल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने, मतलब हाँ, तो ये चीज़ होती है। ये क्या होता है कि आप इसमें हमको हमारे स्टाफ को भरने में तकलीफ होती है, फिर आपको दोबारा उसको रिफिल करना है। इससे बहुत अच्छा तरीका है कि आप गोनी को अनफोल्ड करके, और जो जनरली बनिया यूज करता है लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन अब हम नहीं है, इसलिए चूंकि हमने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो अब अगले हमारे स्टोर में अगर आपका आना होगा तो आपको वैसे ही हमारे बैग्स रखे हुए दिखे मिलेंगे। तो ये हमारे कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैंने जिस चीज़ को फील किया है सेम बैग आई एम गेटिंग देयर, ऐसा होगा। आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक आपका क्या ये कहना सही होगा मुझे पता नहीं है, बट मुमरा जैसे यहाँ पे आपने, वुड यू से ज़ाफ़रान इज़ द फर्स्ट मूवर अपने स्पेस में जो कस्टमर डेवलप भी कर रहा है इन अ मॉडर्न ट्रे ऑफ शॉपिंग? ऑब्वियसली हमने बहुत सारा यहाँ पर चेंजेस किए, मतलब जो हमारे लेवल के दो और यहाँ पर 2 ही और हैं, तो उन दोनों ने जो कुछ भी यहाँ पर था उनके एक आप कह सकते हैं मोनोपोली स्टाइल में था मामला। कस्टमर बहुत परेशान था, भारी भारी बैग्स उठा के लेके जा रहा है, और उस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने पूरी तरह से चेंज किया है। इसका क्रेडिट मैं लूँगा, बिल्कुल लूँगा। उसकी रीज़न, उसका वजह ये है कि कस्टमर अब वो उनको बोलता है ना, भाई तुम नहीं दोगे, ज़ाफ़रान तो दे रहा है। तो ये चीज़ हमने एक ट्रेंड सेट किया, जो ऑलरेडी लोगों को बाहर मिल रहा था और यहाँ वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे थे, वो हमने सेट किया है ट्रेंड को, और इसमें हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। हमारे कस्टमर इस चीज़ को लेकर काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, और हम लोग मोर देन 1000 डिलीवरी तो हम महीने में ऑलमोस्ट करते ही हैं मिनिमम। वाह। तो अगेन मैं चाहता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन में आ रहा हूँ, और मेरे को अगर 2-3 टेकअवेज लेने हैं हमारे कॉन्वर्सेशन के, एंड बहुत पॉइंटेड चीज़ आंसर मुझे चाहिए कि आपके सामने एक किराना वाला है जो अपनी पहली दुकान डालने जा रहा है, एक ऐसी चीज़ जो आपने शायद गलत की हो या आपने सीखी है ओवर टाइम कि भाई ये चीज़ तो अब मैं जब पहली दुकान अगर खोलता तो ये नहीं करता, तो वो क्या होती? फिर मैं वही बोलूँगा कि आप कभी भी अपने एम्बियंस के ऊपर मत जाइए। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आप रखिए कि आपकी कॉस्ट बहुत, आपका रनिंग कॉस्ट ऑब्वियसली आने वाली है, बट एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट आपकी नहीं होना चाहिए। केपेक्स कॉस्ट को कम रखें, केपेक्स कॉस्ट को कम रखिए, और अपनी इन्वेंट्री को शुरुआत में ही अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर डीलर अगर बोल रहा है कि इतना, मतलब 2 कैरेट लोगे इतना, मतलब एक बल्क को डंप करना चाहता है, तो आप सोचेंगे कि मुझे इसमें 2% और एक्स्ट्रा बच जाएगा तो मैं इतना ले लेता हूँ। ये बिल्कुल ना करें। शुरुआत में भले आपको नहीं बच रहा उस प्रोडक्ट में पैसा, तो उसको मान के चलिए आपके अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए या कस्टमर गेन करने के लिए, जिसको हम लोग कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं, आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मान के उसको
चला दीजिए। कस्टमर एक बार आपका आने लगेगा, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्या चीज़ बिकती है, फिर आप खरीदते रहिए। बल्क में ट्रक से मंगवाइए, क्या फर्क पड़ता है। तो वुड इट बी सेफ टू अज्यूम टू से कि आप कह रहे हैं कि बेचने पे देखो, मार्जिन पे मत देखो? हाँ, शुरुआत में तो आपको बिल्कुल, ये बिजनेस ही ऐसा है। आप कोई ऑलरेडी 10 रुपए में चीज़ बेच रहा है, आप भी 10 में बेचोगे, 9.5 में बेचोगे, 50 पैसे के लिए कोई कस्टमर स्विच नहीं करेगा। लेकिन आप अगर देख रहे हो उसको कि हाँ मैं 9 में लाया था, 9 में ही बेच सकता हूँ फिलहाल, कोई बहुत सारे सब प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते। तो आप कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिसको वो मैटर करता है कि नहीं ये मुझे होना चाहिए। मैगी पे मुझे 1 रुपया मिल जाए, भले आप बाकी आइटम पे आपने ले लिया, कोई नहीं, उसको लगे अरे मैगी पे कोई नहीं देता, इन्होंने 1 रुपया दे दिया। अच्छा, तो ये मैटर करता है कस्टमर को। कस्टमर जनरली मैं देखता हूँ कि वो आके पूरे 3000 प्रोडक्ट के रेट कभी नहीं देखता। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल लास्ट वर्ड्स हैं शाहिद जी। अगर मैं किराने वाले के लिए इन जनरल, न्यू स्टोर सेटअप हो गया है, अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो मैं क्या कह सकूं कि कभी भी आए ज़ाफ़रान सुपरमार्केट में, कभी शाहिद भाई मिलेंगे? तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई सवाल हैं, आप कमेंट्स में पूछिए, हम शाहिद भाई के पास लेके जाएंगे। अगर आपको इनसे मिलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मुमरा में आना पड़ेगा। और बिल्कुल, आप मुमरा छोड़ के कहीं के लिए भी गाइडलाइन मांगेंगे, बिल्कुल दूंगा। हाँ, मुमरा हमारा मुमरा हमारा है सर। तो शाहिद जी, किराना फ्रेंड्स की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी स्टोरी बहुत यूनिक है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। जो पहली बार किराना खोला है उसके लिए, और जो जिसे शायद दूसरा तीसरा खोलने जा रहा है उसके लिए। हमें उम्मीद है कि आप 3 से 30 जल्दी करें। बिल्कुल।